बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और रिक्वेस्ट ये है कि जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, हम सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। तो हमने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। कुछ खबरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पता है हम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? सबसे पहली खबर, फाइनली महंगाई के मारों के लिए रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए का जहाज लेने का फैसला। 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज के लिए टेंडर जारी। और अब नए सरकारी निर्खनामे क्या है वो भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और फाइनली बहुत देर बाद कुछ अच्छी खबर से हम आगाज करने वाले। कुछ मैं क्यों कह रही हूँ आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। जी, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अब ये चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, जरा मैं आयशा को कहूँगी दोनों को दिखा दें। अब ये मुस्कुराहट रिलीफ वाली मुस्कुराहट है, कौन सी मुस्कुराहट है? इमरान भाई आपसे आगाज कर ले। देखिए जी, हमें जो है वो अपनी गाड़ियों का सोच के ना खुशी हो रही है कि हमारे टैंक जो हैं वो कम कीमत में जो है वो फिल हो जाएंगे। बहरहाल इसके बारे में कहा जा सकता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा रिलीफ है ये शहरियों के लिए कि हमेशा शहरी जो है उसे यही खबर सुनते थे। बात हिली है जी बिल्कुल, कि 20 रुपये कीमत जो है वो उसकी समरी गई है और 10 रुपये अप्रूव हो गए हैं, लेकिन फिर भी 10 रुपये बढ़ते थे, हमेशा इतने ही बढ़ते थे। कभी इतनी ज़्यादा तादाद में कमी जो है वो हमने नहीं देखी कि 10 रुपये जो है वो एकदम से काफ़ी अरसे बाद ये रिलीफ जो है वो आवाम को मिला है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। किसी तरीके से तो आवाम को जो है वो रिलीफ मिला, लेकिन अब यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब भी पेट्रोलिंग मसनूआत महंगी होती हैं उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। ये सिर्फ पेट्रोल कम नहीं हुआ, इसमें मिट्टी का तेल है, लाइट डीजल है, और सारी ओवरऑल कमी हुई है ना। इसहाकदार साहब ने मेहरबानी की है, अवाम पर उनको तरस आ गया है। मुफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट्स भी 2 दिन पहले से हम सुन रहे थे कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है। तो ये वाकई आवाम को रिलीफ मिला है कि उन्होंने तंगसंग होकर की है? देखिए, ये बात कुछ लोगों के मैं रिमार्क्स पढ़ रहा था, कुछ अपने चैनल पे भी लोगों के ख्याल सुन रहा था, वो कहते हैं कि ये किसी का एहसान नहीं है, ये आलमी मंडी में पेट्रोल कम हुआ है। लेकिन होता रहे आलमी मंडी में पहले भी। इस मुश्किल वक्त में जहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच देख रहे हैं, वहाँ पे इस गवर्नमेंट का डिसीजन लेना और फाइनेंस मिनिस्टर का भी इस पर स्टैंड लेना और कुछ रिलीफ देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रिलीफ ना मिले, और जो 20 रुपए से 25 रुपए की बातें हो रही है वो अपने डेफिसिट के अंदर उसको एडजस्ट कर लें। अपना जितना भी इस वक्त खजाने पे बोझ है उसको कम करने के लिए इसमें किया भी होगा, किया है। 10 रुपये जारी बात है, 10 रुपये तो स्टेट अवे किया, और उससे पहले जो उसके लेवी टैक्सेस है आपके ऊपर जितने हैं वो ऑलरेडी जा रहे हैं। तो अगर मजबूरी तौर पे देखा जाए 30 रुपए का रिलीफ बनता था तो 20 रुपए अभी भी खजाने में जा रहे हैं, और उसका बोझ जो सरकार पे फाइनेंशियल क्रंच है वो आवाम ही उठा रही है। लेकिन 10 रुपए पेट्रोल कम होना जाहिर बात है बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शायद हमें वो खुशी नहीं हो रही जो इस वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाले, एक जो आपका मोटर रिक्शा होता है, माने मैंने रात को जब खबर देखी है तो मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि मैंने कल अपनी टैंकी फुल करानी थी गाड़ी की। मैंने कहा मैंने नहीं कराई क्योंकि मेरा रुकने को दिल नहीं कर रहा। अब आप कहते हैं ना, हंस क्यों रहा था, फर्क उनको नहीं पड़ेगा जो किराए पे जहाज ले रहे हैं और जो जहाज उड़ाने के ख्वाहिशमंद है, ना उनकी जेब से ये पेट्रोल जाना है, और ये पेट्रोल तो डलता भी नहीं जहाजों में। 1000-2000 लीटर सरकार से मिलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जहाज भी कौन सा, आम आदमी का मसला है, आम आदमी का मसला है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, मेरे ख्याल से दुर्रे ने आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे। देखें, अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो पेट्रोल का 1-2 रुपए बढ़ने से बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है। अब हुकूमत की और दीगर जो हमारी कीमतों का इतलाक करने वाले इदारे हैं, वटेवर वो जो भी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, या दीगर जो इदारे हैं, उन पे अब जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो अब मार्केटों में जो सरकारी निर्खनामे होते हैं उनमें भी कमी लाएं। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जब पेट्रोल बढ़ता है आप कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा आप दोनों से है, अब हर महीने की 15 तारीख को ना, मतलब बीइंग अ शहरी मेरी भी अब यही वो नजरें जमीरा करेंगी कि अब तो ये सिलसिला कम होना शुरू हो गया, तो क्या दोबारा पेट्रोल कम होगा? पॉसिबिलिटीज बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अपने इम्कानात हैं, उसमें जितना भी रिलीफ दे पाएंगे ये देंगे, इनको देना पड़ेगा। आगे देखें, हम इलेक्शन की तैयारियां भी करेंगे, ये गवर्नमेंट पीडीएम जो पहले बहुत मुश्किलात का शिकार है उसने काउंटर भी करना है,
वो अब इतने ज़्यादा ज़हनी दबाव के अंदर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाहर बैठे जो गवर्नमेंट हमारी साबिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुद तो 4 साल कुछ किया नहीं है, लेकिन अब वो तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह उनके जो कारनामे हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। दुर्नियाब उन्हें पता है ना कि हमने क्या क्या काम नहीं किए, इन कामों पे हम इन्हें तनकीद का निशाना बना सकते हैं। असद उमर साहब की बात सुन रहा था, कहते पता नहीं हमने कितनी मिलियन नौकरियां दे दी हैं यार, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम 4 साल सो रहे थे या हम ऐसा ख्वाब देख रहे थे जिसमें वो हम कहानी नहीं पढ़ते थे सोई हुई शहजादी, उसको एक दिन शहजादा आके उठाता है। तो हम मीडिया में ना 4 साल सो रहे थे, हमें किसी ने उठाया ही नहीं, कितना कुछ हो रहा था, नौकरियां जो है वो आ चुकी है, नौकरियां आ रही हैं जी, ये हो रहा है, और किस मुंह से कोई तनकीद करता है, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। आगे हालात जो हैं वो मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन उसमें रिलीफ देना गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाएगा। किस तरह रिलीफ देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त तो हमें खैर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अब एक इम्तिहान अब स्टार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज कि वो किस तरह लेकर चलते हैं, लेकिन फिर मैं बात करूंगा मजबूरी है और ये रिलीफ देंगे। लेकिन डार साहब से अब उम्मीदें लोगों की वाबस्ता हो गई हैं। अब हर महीने की 15 तारीख को जब हम इंतजार कर रहे होते थे, कुछ प्रैक्टिस यही रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। किसी ने ये भी समझा कि वो डॉलर कम करने नहीं आए थे, उनके और भी बड़े मसाइल हैं, उन्होंने आपका फ्यूल को भी देखना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। लोग तो कहते थे कि डार साहब आगे डॉलर पता नहीं गिरे पड़े होंगे और हम उठा रहे होंगे, ऐसे ही है। लेकिन जी ये चीज़ें जो हैं अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। अलबत्ता ये वाकई शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। वो लोग जिन्होंने हर रोज़ अपने दफातर जाना है, जिन्होंने हर रोज़ अपने कारोबार पे जाना है, जिन्होंने बाइक्स चलानी है, एक्चुअली ये उनके लिए बड़ा रिलीफ है। मैंने कुछ लोगों को अभी भी देखा है, कह रहे थे कि जी और ज़्यादा कम होना चाहिए। मैं कहती हूँ इसी पे ही आप शुक्राने के नफल पड़े, क्योंकि जो महंगाई के हालात थे ये वाकई बहुत बड़े महंगाई पे एक तजवीज़ भी है कि जितने ब्यूरोक्रेट, जितने अफसरान, जितने मुशीरान, वज़ीर आला के तमाम हमदर्दान, ये जो सारे हैं ना, इनको एक राशन कार्ड बना के दिया जाए। जिस तरह हमारी माएँ बहनें यूटिलिटी स्टोर या बाकियों के चीनी का लाइन पे लगती है ना, इनको भी सरकार से चीनी मिलनी चाहिए, इनको एहसास हो कि चीनी कैसे भाई। ये तो तब होगा, इनको एहसास हो आटा कैसे ये तो तब होगा ना जब हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं या वो सरकार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जब वो अपने ऊपर ऐसी चीज जो है वो अमल दरामद करेंगे। करते भाई तो कैसे करेंगे? सब चीजें खुद ब खुद आप जलील करके चीनी लोगों को दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, आप वो सबको लेके चले ना। आप दूसरी सतह पे बंद कर दें इनकी सेलिंग, मुल्क में क्राइसिस है, आप चीनी और आटे को जो है ना आप रखें स्टोर पे। नायाब ये चीजें उनके घर के किचन में कब पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, उनको इस बात शहाना खर्चे उनके कम असल में जो इमरान खान साहब खलाई मखलूक या बाकी लोग ये कहते थे ना, वो खलाई मखलूक ये थी जो गैबी इमदाद आती थी। सही बात है, वो इन वुज़रा पे भी आती थी, वो मुशीरान पे भी आती थी, ब्यूरोक्रेट्स पे भी आती थी, बाकी लोगों पे भी आती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल उनके लिए खुदा की मदद है, और समझ से बाहर है कि गरीब के लिए कोई गैबी मदद, खुदा की मदद नहीं। सही बात है, गरीब बेचारे की तो जिंदगी मुश्किल थी है और इसी तरह से रहेगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब खबर ये है जी, वजीर आला पंजाब के लिए किराए का जहाज लेने का फैसला फाइनली हो गया है। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि अच्छा जी अपना जो तैयारा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, अब तैयारा फैसला ये हुआ था जी किराए पे लिया जाएगा, उसके लिए भी तजावीज़ भेजी गई थी जिसकी मंजूरी दे दी गई। अब फैसला हो गया है, 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज के लिए टेंडर जारी होगा। इनफ है ये सीटें, इतने लोग आ जाएंगे? नहीं, मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इतनी उजलत क्या है कि आपने जी सीएम है वो, नया जहाज खरीदना था, नया जहाज ना। अब मुल्क ना, अब हम पंजाब की बात करते हैं ना, सूबे की बात करते हैं कि ना सूबे में अब आपने सैलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, ना अभी इलेक्शन शुरू हो चुके हैं जिसके लिए आपने ये करना है सारा कुछ गुजरात जाना। लेकिन नहीं, यहाँ पर दो चीजें और देखें। आपने क्या किया है कि ठीक है जी नए जहाज में भी 1.5 साल का टाइम लगना, आपने कहा जी फौरी तौर पे ना किराए पे ले लो। उसके लिए पहले आपने तखमीना 6 करोड़ लगाया, अब 12 करोड़ तखमीना जो है वो उसका रेंटेड की मद में लग गया। और अब आपने किया क्या है कि 30 दिसंबर तक तहलील होने से पहले वो जहाज की सैर करना चाह रहे हैं। ना मैं बताता हूँ, अब आपने ये कहा है कि जी 30 दिसंबर तक जल्द से जल्द ये बिडिंग कंपनियां जो है ना अपनी बिड दे दें। मेरे ख्याल के मुताबिक बात इस तरह है कि जिन्होंने आपको इस हुकूमत का तोहफा दिया है उनकी तो भाई अब टांग भी ठीक हो गई है, वो तो बाय रोड भी जा सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, हमने माना कि उनके जो राइट लेफ्ट एटीएम मशीनें थी जिनके पास जहाज से वो चले गई हैं, अब उनको जहाज की अशद ज़रूरत है। लेकिन खुदा का खौफ खाएं प्लीज़, आप बाकी चीज़ें भी तो देखें। आप सूबे के सरबराह हैं, आप क्या हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिनकी टांग ठीक हो गई है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए आपने जहाज जो है वो लेना था। लेकिन असम्बलियां तहलील हो गई तो फिर तो यारा किधर जाएगा? दुरे नायाब, आप ये रियायत बरतनी है, आपने
खबर ठीक नहीं पड़ी। आप मैं देख रहा हूँ आप गुलजार साहब को तो बहुत टफ टाइम देती थी, लेकिन आपने जो हमारी हेडलाइन ये जो स्टोरी पे लिखी है शाही सवारी, इसको क्यों हज़फ किया? पहले तो मुझे बताएं, ये बात है, क्या आपकी आपकी हमदर्दियाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ है? तो फिर बताएं, हम उस तरह का तज़िया अपना मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने शो आपके साथ करना है, उनके साथ नहीं करना। मैं गुजरात में नहीं रहती, मैं पंजाब में रहती हूँ। हमने तो शो आपके साथ करना है, उनके साथ थोड़ी करना है। मैं बिल्कुल गुजरात में नहीं रहती। बात ये है कि ख्वाहिशात आपकी बिल्कुल बात ठीक है, असम्बलियाँ तहलील होती हैं नहीं होती, वो तो आपकी बात की बात है। उससे पहले बड़े काम मैनेज करने हैं ना। अच्छा। हमने दिन में 4-4 दफ़ा इस्लामाबाद भी जाना हो सकता पड़ जाए, कराची भी जाना पड़ जाए। ताकत के जो दोनों ताकतें हैं जो इस वक्त, हाँ। वो या कराची हैं या कराची है। इस्लामाबाद है, तो बहुत ज़्यादा टूर करने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी कुर्सी तो खिसकती नजर आ रही है। अब हमारे बचने का एक ही हल वाज़ेह है, बात है ये। अब हमारे पास बचने का एक ही हल है कि हम दोनों ताकतों से भाग-दौड़ सलाम कर दुआ लें, भाग-दौड़ बढ़ाएं कर ना। लें, बस ठीक है। हम सलाम दुआ बढ़ाएं, हम मफामत के बादशाह को कहें जी की गलती हो गई थी। हालांकि हमने बैक डोर चेयरमैन तरीके साहब को कहा है कि यार अभी समझिए ना, तो मेहरबानी बड़ी है वो सीट मिली है, चाहे हम मीडिया पे आके कहते हैं कि हम इनके साथ हैं। उन्होंने भी सियासी काउंटर कर दिया ना, हैं। उन्होंने भी सियासी काउंटर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हमने आपकी बात मान ली है, लेकिन इधर आए ना जरा में 10 सीटें नहीं पहले विफाक की, और फिर अब चीजें जो है ना सियासी तौर पे उलझ गई हैं। अब इनके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस जाना पड़ेगा आपको, मफामत करनी पड़ेगी, मफामत के बादशाह के पास थोड़ी मुशावरत तो करनी पड़ेगी ना, आखिर कुर्सी बचानी है, हालात है। फिर आपको शहबाज शरीफ साहब से भी थोड़ी अपनी राह दुरुस्त करनी पड़ेगी, सलाम दुआ बढ़ानी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी, बिलावल साहब से भी ताल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये थोड़ी है कि हम ट्रेन में बैठे या किसी बस सर्विस में बैठ के पहुंच गए। उनके दुश्मन बैठे। ये तो एक एक दिन में 3-3 फेरे लगने हैं। आगे आने वाले जो सियासी हालात हैं 2024 के बाद जो एक्सपेक्टेड है, अगर खान साहब फिर यू टर्न लेते हैं, फिर तो जहाज का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। भाई खर्चा आप देखिए ना, क्रू लेकिन है। आप इसको पॉजिटिव देखें ना, ये वेल यूटिलाइज होगा, वेल यूटिलाइज कि अगर किराए पे लिए आप कह रहे हैं आपको क्या फायदा पहुंच रहा है दुर्रे नायाब? मैंने तो मुझे कहा क्या ना पहुंच रहा है, कि मुझे वेल क्या यूटिलाइज्ड कि सूबे में ऐसी कौन सी आफत आई हुई है जिसके तदारुक के लिए या वो अपनी आफत टाल रहे हैं। वो देखिए भूचाल तो आया हुआ है, अब आप ये भूचाल तो देखिए, आया हुआ इसमें है। सिर्फ जहाज का किराया नहीं है, इसमें क्रू है जिसके लिए आपने कहा है कि वो 5 स्टार होटल में रहेगा। फिर आपके बाकी खर्चे जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वो इनडायरेक्टली वो किस पे आएगा बोझ? किस पे आना? मैं वही कह रही थी, जरा हमारे नाज़रीन को बता दें कि वो जो जहाज इतने आने जाने वाले वो होना ही है, जो आपने तमाम चीजों की निशानदेही कर दी है, वाकई इसी अब आप हमें जो है ना ये ना कहिएगा कि कल से आप ब्रांडेड सूट्स पहन के आए, आप ब्रांडेड जूते पहने हो, आपने कम से कम पाकिस्तान के महंगे तरीन डिजाइनर से कपड़े सिलवाए हो। क्योंकि वज़ीर आला के जो खादमीन है बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से याद आया, मैंने आपने हमें नहीं कहा स्टोरी में पूछा था कि हमारी कौन बीट कर रहा है सीएम साहब की। मैंने कहा शायद 11 में बैठने का मौका उनको भी मिल जाए। हमारे दोस्त अली अकबर करते करते लंदन निकल गए हैं। अली यहाँ होते भी तो किस्मत नहीं थी उनकी किस्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ तो पता मैं नहीं। इस खबर की डिटेल पढ़ रहा था ना, मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि जो वज़ीर आला हाउस का जो स्टाफ है जिसके लिए आप ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड चीजें जो है वो वेस्ट कोट्स ले रहे हैं, उसमें टेंडर में ये लिखा हुआ है कि सूट को छोड़े कपड़े का धागा तक जो है ना वो भी मारूफ ब्रांड का होना चाहिए। मुझे हैरानगी हो रही है, क्या आप मतलब किस मुल्क में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर जी सोने के पहाड़ जो हैं वो हर रोज उन गरीबों निकले हुए हैं। जिंदगी जिनको धागा भी ब्रांडेड मिलेगा। भाई आप कहाँ गए वो आपके कफायत शियारी के दावे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अब नजर नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है? परवेज इलाही साहब तो ऐसे हाथ साफ कर रहे हैं कि बस आ गए हैं। भाई हमेशा करते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो आप देखे ना, अली रामे डेली बेसिस पे खबरें दे रहा है कि सिर्फ डेवलपमेंट वर्क नहीं, तमाम लाहौर के जो दीगर प्रोजेक्ट हैं उनके पैसे निकाल कर गुजरात दिए जा रहे हैं। खुफिया प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और ये गुजरात देखिएगा, गुजरात फिर भी बेहतर नहीं होगा, देख लीजिएगा, लिखवा लें। एक खुफिया प्रोजेक्ट भी चल रहा है एलडीए के अंदर कि बतौर चेयरमैन वज़ीर आला क्या क्या कुछ कर रहे हैं। ये बातें तो कभी खुलेंगी, ये बाद में खुलेंगी, ये तो बातें बाद में खुलेंगी कि वो किस तरह चीज़ों को टेक कर रहे हैं। कोई अथॉरिटी मीटिंग अपने बगैर करते नहीं, उसमें अलग फैसले अलग दिए जाते हैं, चीजें अलग हैंडल की जाती हैं। आप उसको भी जवाब दे होते हैं। हम जब अकेले में बैठते हैं, हम दुनिया के सामने अच्छे बुरे चीजें जो अपनी करते हैं, हम अपना एहतसाब करते हैं कि ये चीज शायद मेरे से ज्यादा हो गई है। आप ज़मीर कह रही हैं कि अजमीर कह रहे हैं? ज़मीर का क्या काम सियासत में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी किसी की दिल आजारी हो जाए ना तो बंदा, मैं खुद अकेले बैठ के सोचती हूँ कि क्या इन्होंने कभी बैठ के अपना एहतसाब करने की कोशिश भी नहीं की कि हमने जवाब देना। वो इसलिए नहीं की कि एक हमारे लीडर थे जो गुम हो चुके हैं आजकल, वो ये कहा करते थे ये पंजाब के ना सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने हमें बताया, हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है। मैं चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ दिल से, क्योंकि मैंने उनकी वज़ादारी की बड़ी कहानियाँ सुनी थी।
हर बंदे से जोड़ी के बड़े वफादार और हैं। मिसालें देखी भी लेकिन हैं। एक लीडर आए थे 4 महीने 3 महीने और कोई 7 माह के 3 साल और 7 माह के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े पंजाब के डाकू हैं। लेकिन जब उनको अपनी कुर्सी बचाने और अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने ज़राए आमदन थोड़ी बेहतर करने के लिए और अखराजात करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग गलत सोचते हैं, इनसे अच्छा सियासतदान, इनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं पंजाब बस में। फिर यहाँ पर किसी का दीन के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। हमने बात की कुछ ही देर पहले कि आवाम को रिलीफ मिलना ज़रूरी है। सो अब रिलीफ तो नहीं दिया जा रहा, अब आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन जो नया सरकारी निर्खनामा जारी हुआ है उसमें चावल, चने और 6 दालें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, इनको मजीद महंगा कर दिया गया है। सो पेट्रोल की कीमत कम हो गई, आपके दालें, चावल, सब्जियां अल्टीमेटली अब इनकी कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन नए निर्खनामे में तो इजाफा हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल इसको जल्दी रिवाइज किया जाएगा। इमरान भाई देखें जी, ये बात तो सबको पता है कि दालें और सब्जियां वो गोश्त से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सही कह और रहे ये हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिसमें प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लेमन है, इनकी कीमतें आप देखें तो इनमें भी होश और इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। हम पहली खबर जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि हुकूमत ने 10 रुपये फ़ी लीटर तो कम कर दिया। अब हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, उन इदारों के लिए भी जो कीमतों का तयन करते हैं या कीमतें मुतय्यन करते हैं और सरकारी निर्खनामे जारी करते हैं, उन्हें भी अब सरकारी निर्खनामे जो है वो कम करना होंगे। और उससे बड़ी जो जिम्मेदारी है उनकी वो ये है कि बाजार में उनका इतलाक यकीनी बनाए। इमरान पता नहीं कौन सी आइडियलिज्म दुनिया में रहता है। मुझे लगता है कि ये सीधा यूरोप, रात को यूरोप चला जाता है, इंतजाम ऐसे कर रहे हैं, रात को यूरोप चला जाता है और सुबह ना सीधा यूरोप से आता है कि जी इतना आइडियलिज्म है। इसको ये नहीं पता कि पिछले दिन अपनी टीवी पे खबर थी, इसमें भी सिटी 42 का बहुत हाथ है मेरा माइंड बनाने में। इन्होंने 5 बार मुझे यूके भेजा है, 5 बार यूरोप भेजा है, 1 बार अमेरिका। अब वहां की चीजें देख के हम ऑब्वियसली यहाँ इमरान से बंदा ये पूछे कि ये करना किसने? ये करना उस अफसर ने है जिसपे सिटी 42 में खबर देख रहा था और बहुत डिस्कस हुई वो खबर और संजीदा हलकों में उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया कि जो कमिश्नर साहब ने अपने घर में फोटो शूट अरेंज किया हुआ था। तो आप मुझे बताएं कि उन कमिश्नर साहब ने ये करना है सारा जाके थी। आप देखें आपकी 2 आइटम जो है वो ट्रिपल सेंचुरी कर चुकी हैं, आपकी 6 आइटम डबल सेंचुरी क्रॉस कर रही हैं। तो अब जब गरीब बेचारे ने क्या खाना है, गरीब उस अफसर की तरफ देख रहा है जिसको घर में दावतें करने से फुर्सत नहीं है, उस अफसर को देख रहा है जिसको घर में सरकारी तमाम वसाइल इस्तेमाल करने से और फोटो शूट्स करने से फुर्सत नहीं है। ऐसे अफसरान को तो लगाया हुआ है। मैं फिर कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब से मुझे ज़ाती तौर पे मैं बड़ा मुतासर हूँ, लेकिन वो कहते हैं खुद भी मौज मेला करो, बाकी अफसरान भी मौज मेले करें। तो फिर हम ये सोच लेना कि मौज मेलों की हुकूमत चल रही है। खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो इतनी ही रहेंगी बल्कि महंगी होती रहेंगी। और ये जो 10 रुपये फ़ी लीटर कम किया गया है इसका फ़ायदा आम आदमी को सिर्फ ये होगा कि वो बेचारा यहाँ तो काम अपने सुन ले यहाँ तो वो बेचारा जब काम पे जाएगा सस्ता पेट्रोल डलवा लेगा, यहाँ सस्ता पेट्रोल डलवा के बेचारा ससुराल चला जाएगा। आपने इतने ज्यादा क्या करेगा वो बेचारा? इतना अरसा एडमिनिस्ट्रेशन की है, मुझे ये बताएं, आपने मेरे से, ये इमरान ने मेरे से पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वगैरह ये सब ने इसने की है, आपने कभी बतौर कमिश्नर या बतौर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुब्बल साहब, आपने कैप्टन उस्मान साहब, नूरुद्दीन मेंगल साहब, सुबैर अहमद सैयद साहब, आहद खान चीमा साहब, किसी को ऐसे याशियां करते देखा था? मुझे नहीं, ऐसे नहीं होता। और इस तरह सोते देखा था आपने? नहीं होता। एक दिन मैंने आपको फिशर वाकिफ सुनाया कि कमिश्नर साहब एक बड़ी मशहूर ब्रांड की इंपोर्टेड करोड़ों रुपए की गाड़ी में फिर रहे थे, पीछे पुलिस डाला लगा के, फिर वो फोटो शूट करा रहे होते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के काम कर रही होगी ना, तो इस मुल्क में तो छोड़ें, अपने गली मोहल्ले में भी वो इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं। आप यकीन जाने कैप्टन उस्मान जब डीसी थे, मुझे दुर्रे नयाब की बात से एक बात याद आ गई। आप यकीन जाने उन्होंने पता क्या किया था? ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ना, जिनके इजलास आपको नजर ही नहीं आते, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेली उनकी मीटिंग जो है वो अपने घर में रात को बुलाते थे, डेली उनकी मीटिंग लेते थे, इजलास होता था रात को 8-9 बजे उनके घर में डेली उनकी मीटिंग लेते थे और उनसे पूछते थे। अब तो आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास वजह है ना शहबाज शरीफ, जिसको ये मजाक में शहबाज शरीफ साहब कहते थे, वो उसकी क्वालिटी नो डाउट। आप भी प्लीज लगा दीजिए। इतना खौफ था कि जी पता नहीं किस कहां पे होगा। नो डाउट ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद आपको ये चीज कहीं नजर नहीं आई। और यहाँ पे तो मौज मेलों की हुकूमत चल रही है, पता नहीं 24 तक है या 24 के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर कोई सियासी मसले का शिकार हो जाएगी। तो मौज मेले में अफसरान भी मौज मेले कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डिप्टी कमिश्नर देखे हैं जो बड़ी ईद के मौके पर, अगर वो भट्टी वाला एक होता था कि आप जला नहीं सकते सिरी पाए, तो अपने हाथों से भट्टियां उठवा के अपने गार्डों के साथ अपने डालों में फेंकते देखा है कि उठाओ यहाँ से। अब यकीन जाने कसम से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका काम सिर्फ ये है कि अपनी हुकूमत बचाओ
ठीक है, अपने मुखालफिन को दबाओ, अवाम को रिलीफ देने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। अब ये अगर हम 10 रुपए पेट्रोल की कीमत की बात करें, इसका असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे भी होना चाहिए, मार्केटों में भी होना चाहिए, मंडियों में भी होना, हर चीज में नजर आना चाहिए। ये है रिलीफ। आप रिलीफ दें, फिर फोटो शूट करें, आप गाड़ियों में फिरें, गाड़ियों में फिरें, आप एंजॉय करें। साहब भी लोगों को तो उसके समरात पहुंचे ना। आपने पेट्रोल कम कर दिया, क्या फायदा है कि अगर आपने सब्जी भी महंगी खरीदनी है, दालें भी महंगी खरीदनी है, तो बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई, बजट तो आपका वहीं का वहीं मुतासिर रहा। आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको बहुत सख्त इकदाम करने होंगे, फौरी करने होंगे, ताकि एक तरफ से अगर आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी आवाम को सुकून आए। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से आवाम परेशान हो जाए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हम शुरू करने वाले हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। शहर का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा हमें बता रही हैं हमारी रिपोर्टर कोमल। उनकी तरफ चलेंगे। कोमल, इस वक्त बताइएगा टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा, वीकेंड कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल अना, स्मोक की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट की जानिब से ये ताकीद की गई थी, ये नोटिस किया गया था कि जुम्मा हफ्ता इतवार स्कूल्स बंद रहेंगे, ताकि व्हीकल्स की जो हम कह सकते हैं कि बेजा इस्तेमाल जो है उस पर काबू पाया जा सके, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। बावजूद इसके हमने देखा कि लाहौर में AQI की शरह जो है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में AQI इस वक्त 208 रिकॉर्ड किया जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक होने की बजाय चुप तमाशाई बनी हुई है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर इंतज़ामिया को जो है वो मुतहरिक होने की बेहद ज़रूरत है। मौसम के हवाले से बात करूँ तो मौसम जो है वो तब्दीलियाँ दिखा रहा है। सूरज में भी किरणें बिखेरी हुई हैं, खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पत्ते जो हैं वो आज थोड़े से मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ रही है और मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। व्हीकल्स कम है लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में हम इजाफा देख रहे हैं, तो लिहाजा शहरियों को हिदायत भी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। आने वाले दिन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं अगर शहरी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपने कामकाज की तरफ रवान दवा हों। जी थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बता दी कि आज का अभी रिलीज़ होना बाकी है, सो आपके पास अभी थोड़ा टाइम है। अब हमने आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ चलना है और आपको बताना है जी आज की रेट लिस्ट क्या है आज के भाव में। कलीम हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे रिपोर्टर, जो कि आज की रेट लिस्ट ओपन मार्केट वो बाज़ार होता है जो आपके करीबी घर के बाज़ार होता है। आप जिस भी इलाके में रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो बाज़ार है वो होते हैं जी ओपन मार्केट के रेट। और हमारे रिपोर्टर भी करीबी बाज़ारों में ही जाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट बाज़ार हर रोज़, जिसका हम रेट आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका भी शायद कोई इलाका हो और आपको वहाँ के रेट पता चल रहे हैं। सो हम चलेंगे कलीम की तरफ। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव बरकरार है और सरकारी नरखों के मुताबिक जो मार्केट के अंदर सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं उनमें भी तज़ाद पाया जा रहा है। जबकि आज बात करें सब्जियां किस कीमत पे फ़रोख्त हो रही हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज की। इसकी जो सरकारी कीमत है 220 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके अलावा जो लहसुन है इसकी जो सरकारी कीमत है 235 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 240 से 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि जो आलू है इसकी जो सरकारी कीमत है 40 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये 50 से 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ साथ टमाटर जो है इसकी जो सरकारी कीमत है 85 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 90 से 95 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो मेथी है इसकी जो सरकारी कीमत है 40 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये 45 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की जो सरकारी कीमत है 50 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये 55 से 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है 60 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये 70 से 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो मटर है इसकी जो सरकारी कीमत है वो 85 रुपये है और ओपन मार्केट के अंदर 110 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो करेले हैं इसकी जो सरकारी कीमत है वो 85 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये भी 100 के करीब फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो पालक है इसकी जो सरकारी कीमत है वो 25 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर ये 28 से 30 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह जो अरवी है इसकी जो सरकारी कीमत है वो 115 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 125 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर सब्ज़ियां हैं उसकी कीमतों में भी चंद रुपये का इजाफा हुआ है और चंद एक ही ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनकी कीमत में
चंद रुपए की कमी हुई है, जबकि कुछ ऐसी मुतअद्दिद भी सब्जियां हैं जिसकी कीमतें कल की बनिस्बत आज मुस्तकम हैं और जो मार्केट के अंदर सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं वो सरकारी नरखों के मुताबिक उन रेट के अंदर भी तजाद पाया जा रहा है। तो शहरी का कहना है कि जो सब्जियां कम कीमत पे फ़रोख्त हो रही हैं वो तो हमारे मतलब इस्तात में तो आ चुकी हैं, लेकिन जो दीगर सब्जियां हैं जिनकी कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं उसको कम करने के लिए हुकूमत को मुनासिब मज़ीद इक़दाम करने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक अनोखा वाक़या खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ज़राअत और खाद की तरक्की में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की खिदमत। 44 साल कामयाबी का सफ़र जारी रखे हुए किसान के लिए खिदमत पेश करते हुए मुल्क की मईशत में ज़राअत का क्या किरदार है आप सभी लोग जानते हैं। इसको बरकरार रखते हुए बल्कि मज़ीद बढ़ाते हुए बहुत ही कामयाबी से अपना सफ़र फौजी फर्टिलाइज़र ने जारी रखा हुआ है। फौजी फर्टिलाइज़र के क़याम का असल मकसद क्या था, जब ये स्टार्ट किया तो क्या मकसद लेकर आए ये लोग और उस मकसद को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, किस तरह से किसान ज़राअत और खाद की तरक्की और अपने सारिफिन को सहूलत फराहम करने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी काम कर रही है। आज के प्रोग्राम के हिस्से में हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी मोहम्मद आसिफ साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्री सर्विसेज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हैं और इसके साथ साथ ज़राअत और खाद की तरक्की के मैदान में ये 20 साला वसी तजर्बा भी रखते हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में जो ज़िम्मेदार की आगाही के लिए दावत दी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा 44 साल ये सफ़र है फौजी फर्टिलाइज़र का जिसको आप बहुत कामयाबी से जारी रखे हैं। आगाज़ पे कुछ रोशनी डालिएगा, क्या मकसद था, किस तरह से आगाज़ किया और उस मकसद को कैसे लेके चल रहे हैं? ये 1978 में फौजी फर्टिलाइज़र की बुनियाद रखी गई। उस वक्त हम यूरिया खाद बाहर से दरामद कर रहे थे और दरामदात पे आपको पता है कि हमारा मुल्क की कीमती ज़री मुबादला जो है वो ख़र्च हो रहा होता है। तो फौजी फर्टिलाइज़र ने ये देखते हुए कि हमारा कीमती ज़री मुबादला ख़र्च ना हो, एक प्लांट लगाया गोठ मच्छी के मकाम पे ताकि मुल्क की यूरिया की ज़रूरत पूरी हो सके। अब उस ज़रूरत को देखते हुए फिर हमने वहीं पे दूसरा प्लांट लगाया और उसके बाद जब मीरपुर मथेलो का प्लांट बिक रहा था तो फौजी फर्टिलाइज़र ने वो भी ले लिया। अब ये मौजूदा सूरत हाल ये है कि वो कंपनी जो सबसे बाद में आई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार अल्लाह ताला और आप लोगों की सबकी दुआओं से अब ये सबसे आगे है, यानी कि मार्केट लीडर है इस टाइम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। सही। अब मुझे ये बताइएगा, हम कहते हैं कि जी हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बीइंग अ ज़रूरी मुल्क हम ज़राअत की तरक्की में फौजी फर्टिलाइज़र को कैसे देखते हैं? जी, फौजी फर्टिलाइज़र का जैसे मैंने आपको बताया कि कीमती ज़र मुबादला बाहर खर्च हो रहा था यूरिया की दरामद पे, तो फौजी फर्टिलाइज़र ने प्लांट लगाया और हमारे प्लांट के चलने से पहले उसने एक ज़री शोबा की बुनियाद रख दी जो एग्री सर्विसेज जिसको हम कहते हैं। इस ज़री शोबा ने पहली बोरी आने से पहले हमारा ज़री शोबा कायम हो चुका था ताकि ज़िम्मेदार की आगाही हो सके कि इस खाद को जो फौजी फर्टिलाइज़र बना रही है आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इस ज़री शोबा के ज़ेरे इहतमाम हमारे 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं, उसमें से सबसे नज़दीक तीन शेखुपुरा, उसके बाद सरगोदा के बाद मुल्तान, रहीम यार और हैदराबाद। अब इन 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स पे हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की हमारी लैब्स कायम हैं। ज़िम्मेदार ने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करना है, हमारे नुमाइंदे खुद जाते हैं, उसके ज़मीन से मट्टी लेते हैं, उसका तजिया करके उसकी रिपोर्ट ज़िम्मेदार तक खुद पहुँचाते हैं। सही। उसके अलावा हम बहुत सारे काम फार्मर कैपेसिटी बिल्डिंग के कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ़ जगह पे हम सेमिनार करते हैं, फार्म मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और ज़िम्मेदार के खेत में जाके उसको वहाँ पे मसाइल देखते हुए उसको आगाही देते हैं। ये सारे काम, उसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ज़िम्मेदार के बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ का अहतमाम भी करती है, वज़ाइफ देती है। तो ये बहुत सारे काम हैं फौजी फर्टिलाइज़र जो फ्री दे रहा है। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो सॉइल एनालिसिस से लेके फार्म विज़िट तक इन सारी सर्विसेज की कीमत ली जाती है, लेकिन एफएफसी ये काम बिल्कुल ज़िम्मेदार की फ़लाह के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह के लिए, तरक्की के लिए ये बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी DGPR आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मशक़ की मजबूती में हम ज़राअत का क्या किरदार देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखें, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है
इसकी मईशत का ज़्यादातर इंसार ज़रात पे है। हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो भी ज़्यादातर ज़रात से रिलेटेड ही हैं। इंडस्ट्री हमारे यहाँ कोई इतनी पनप नहीं सकी, तो ज़रात हमारी मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। टेक्सटाइल का जब शोबा तरक्की कर रहा होता है, जब उसकी एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो हमारे बरामदात में भी इजाफा हो रहा होता है। हमारा मुल्क भी उसी हिसाब से वो तरक्की कर बिलाशुबा, रहा और होता है। हमारा तो मुल्क वैसे ही जरिए है। खैर, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी FFC का किरदार क्या है? जी, मुल्की फूड सिक्योरिटी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ असरअंदाज हो रही है वो हमारी पॉपुलेशन है। आपको पता है कि पॉपुलेशन हमारी तकरीबन 2% के हिसाब से, सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, और इस टाइम हम तकरीबन 22 मिलियन, तकरीबन 22 करोड़ से हम तजावज़ कर चुके हैं, और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टेपल फूड है वो गंदम है, और गंदम तकरीबन हमें अगर कंजम्पशन को लगाएं तो तकरीबन वो हमारा 2 करोड़ 70 लाख बनता है, और स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स और फीड के लिए और सीड के लिए सब कुछ मिला के हमारा तकरीबन 3 करोड़ के करीब, 3 करोड़ टन के करीब हमारी गंदम की वो ज़रूरत बनती है। लेकिन हमारी प्रोडक्शन 26 मिलियन टन की है। इसका मतलब बाकी वो सारा का सारा डेफिसिट जो आ रहा है, अब या तो हम अपने स्ट्रेटजिक रिज़र्व से लेंगे या फिर उसको इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट पे फिर वही ज़र मुबादला खर्च होगा। इस साल हम तकरीबन 9 लाख टन बाहर से मंगवा चुके हैं। सही। मुल्क में इस जो हमें गंदम पड़ती है इधर लाहौर में बरामद करके, वो तकरीबन 4300 मन के करीब पड़ती है, जो हम बाहर से मंगवाते हैं। कीमती ज़र मुबादला हमारा उस सिलसिले में जा रहा है। और मुल्क जो दुनिया में जो फूड प्रोडक्शन है उसका 50% दारोमदार ये खादों पे है। ठीक। और खादें अगर हम इस्तेमाल ना करें तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा जो प्रोडक्शन है वो हाफ आ जाएगी। अब इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या तो हमें मज़ीद ज़मीनें चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बहुत सारी कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। जो ज़री ज़मीन, सोना उगलती ज़मीन जिसे हम कहते हैं, वो अब कॉलोनियों के नीचे जा रही है, यानी कि ज़री ज़मीन कम हो रही है। अब मौजूदा ज़मीन से पैदावार अगर लेनी है तो उसमें हमें खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, खादों की 4R जो हिकमत अमली है, इसके बारे में हमने काफ़ी गुफ्तगू सुनी है, ये एक्सप्लेन कर दें क्या है? 4R हिकमत अमली दरअसल खादों के बेहतर इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार लेने के मुतल्लिक़ है। इसके 4 बुनियादी उसूल हैं। सबसे पहले है खाद का इंतखाब, कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी खादें वहाँ पे मिल रही होती हैं, उनमें से आपने किसी खाद का इंतखाब करना है जो जिसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा भी ज़्यादा हों और जो आपको सस्ती भी मिले। जैसे हम नाइट्रोजनी खाद अगर लेने जा रहे हैं तो उसमें यूरिया 46% उसमें नाइट्रोजन होती है। 46% जो सबसे ज़्यादा है जितनी भी नाइट्रोजनी खादें हैं। इसका मतलब आप उसमें से निकालेंगे कि यूरिया की बोरी आपको कितने की मिल रही है, उसमें नाइट्रोजन फ़ी किलो आपको कितने में पड़ रही है, और वो आप यूरिया का इंतखाब करेंगे। अगर आपने रेतली ज़मीनों पे कोई इस्तेमाल करना है तो उस पर भी आप यूरिया का इंतखाब करेंगे। अगर आपने उसे धान पे इस्तेमाल करना है तो फिर भी आप यूरिया का इंतखाब करेंगे। उसका दूसरा जो असूल आता है 4R हिकमत अमली का, दूसरा असूल होता है कि आपने कितनी मिकदार में उसको इस्तेमाल करना है, राइट डोज जिसको हम कहते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर है कि ज़मीन का एनालिसिस करवा लिया जाए। एनालिसिस करवाएंगे तो पता चल जाएगा इसमें खजाने कितने हैं और मज़ीद हमने इसमें कितनी खाद ऐड करनी है, उसके मुताबिक हम खाद का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो उसका असूल आता है कि आपने उसका तरीका इस्तेमाल क्या करना है। तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कोई छट्टा करता है, ड्रिल करता है, तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। तो फसल की ज़रूरत के मुताबिक और अपनी ज़मीन को देखते हुए हमने दुरुस्त तरीक़ाकार का भी इंतखाब करना है। आखिरी है कि टाइम, अब हर चीज़ का एक टाइम है। यूरिया का अपना टाइम है, DAP का अपना टाइम है। जैसे अगर गंदम को हम लें तो गंदम को पहले पानी पे एक बोरी यूरिया की ज़रूरत होती है, अगर हम तब नहीं देंगे तो उसको गंदम का नुकसान होगा। सही। अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि गंदम की फसल के लिए जो हम खाद कहते हैं कि सूटेबल है, अहम है, वो कौन सी है? जी, अगर हम पाकिस्तान की ज़मीनों को देखें तो इसमें 5 ग़िज़ाई अज्जा की कमी है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान। और फौजी फर्टिलाइज़र इन 5 अज्जा की कमी को पूरा करने के लिए सोना यूरिया, सोना DAP, FFC, SOP, MOP, जिंक और सोना बोरान, ये खादें फ्राहम कर रही है। अब अगर हम गंदम की ज़रूरत को देखते हैं तो उसके लिए हमें 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, 3 किलोग्राम हमें सोना बोरान और 7.5 किलोग्राम हमें सोना जिंक चाहिए होता है। अब इसका बाद में तरीका इस्तेमाल आता है कि ये चीज़ें हमने कब कब इस्तेमाल करनी है। तो DAP हम बिजाई के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, SOP हम वो भी बिजाई के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, सोना बोरान भी हम बिजाई के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, और यूरिया का जो पहला हम डोज देंगे वो देंगे पहली पानी पे।
और पहला पानी तकरीबन 20 दिन बाद लगता है, और जो राइस की धान की ज़मीनें हैं वहाँ पे तकरीबन 30 से 35 दिन बाद लगता है, और दूसरा गोब की हालत तक हमने मुकम्मल करना होता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान का हम बाकी ममालिक के साथ मुवाजना करें तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि खादों के इस्तेमाल में सूरत हाल बाकी ममालिक के मुकाबले में कैसी है हमारी? जी, अगर देखा जाए तो क्वांटिटी का मसला नहीं है, तनासब का मसला है हमारे यहाँ। अगर दुनिया को हम देखें तो अगर वो एक DAP की बोरी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ वो तकरीबन 2.5 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करते हैं और 1 बोरी वो SOP की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 1 बोरी DAP की इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ 3 बोरी हम यूरिया की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और पोटाश को देखें तो वो सिर्फ 800 ग्राम बनती है। यानी कि ये तनासब हमारा ठीक नहीं है। अगर चाइना को देखते हैं तो वो भी तकरीबन जिस तरह दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसी तरह ही वो इस्तेमाल कर रही है। अगर हम हमसाया मुल्क को देखते हैं तो उसमें भी जो खादों का इस्तेमाल है वो तकरीबन नाइट्रोजन जो है वो या यूरिया की बोरी वो 2.5 इस्तेमाल करते हैं, 1 वो DAP की इस्तेमाल करते हैं और आधी बोरी वो SOP की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि खादों की कीमत अगर ज़्यादा हो तो ज़िम्मेदार को इससे किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्वियसली उनके लिए भी तो हमने देखना ना फ़ायदा हो। जी, ज़िम्मेदारा एक बिज़नेस है और इसको बिज़नेस के तरीके से ही लेके चलना चाहिए। खादों का हमने देखना है कि खादें हम इस्तेमाल करते हैं या किसी खेत पे हम खर्चा करते हैं तो उसे आउटपुट क्या आती है। अब DAP की बोरी इस टाइम उसका रेट ज़्यादा है, 10,000 के करीब तकरीबन DAP की एक बोरी पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल जो गंदम की कीमत थी वो 2200 रुपये मन थी, और इस टाइम गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है वो 3000 के करीब है। इसका मतलब अगर DAP की एक बोरी से कम 10 मन की पैदावार ज़्यादा होती है DAP की एक बोरी से, आप 10,000 खर्च कर रहे हैं, और अगर 10 मन मिनिमम हम लगाते हैं, 10 मन आप पैदावार ज़्यादा लेते हैं तो उसमें आप 30,000 कमा रहे होते हैं। इसका मतलब है 1 रुपया लगा के आप 3 वो कमा रहे होते हैं। तो ये जब तक ज़िम्मेदार ये कैलकुलेशन नहीं करेगा तब तक वो अच्छी मुनाफा बख्श पैदावार हासिल नहीं कर सकता। इस कैलकुलेशन से अब ज़्यादातर ये हुआ कि DAP का हमारा इस्तेमाल कम हुआ है। अब DAP के कम इस्तेमाल से हमारी प्रोडक्शन कम होगी। अब प्रोडक्शन कम होने से एक तो मुल्क का नुकसान है, हमें गंदम की इंपोर्ट के लिए ज़र मुबादला अपना खर्च करना पड़ेगा। दूसरा ज़िम्मेदार को भी उसका नुकसान है, पैदावार कम आएगी और फ़ी एकड़ उसकी औसत कम होगी और उसको मुनाफा कम मिलेगा। सही आपने कहा। अच्छा जी, खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल का फसलों की पैदावार बढ़ाने के अलावा इंसानी सेहत पर मुझे बताइएगा क्या असर होता है? जी, अगर दुनिया को हम देखें तो इस टाइम वो क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ आ गए। जितनी भी हम खादें इस्तेमाल करते हैं वो पौधों की खुराक बनती हैं, और पौधों की खुराक के बाद वो जब हम उसे लेते हैं या जानवर खाते हैं तो वो उनके बदन का हिस्सा, उनका जुज़ बन जाता है। अब कोई अगर हम ऐसी वैरायटी गंदम की इस्तेमाल करते हैं, या जिंकोल है या अकबर है जिसमें जिंक ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर आम वैरायटियों में वो तकरीबन 22 मिलीग्राम पर kg है, तो इन वैरायटियों में अगर जिंक दी हुई हो, बेहतर दी हुई हो, तो तकरीबन 36 मिलीग्राम पर kg के करीब बनती है। तो ये वैरायटियाँ जब हम खाएंगे तो हम जो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दुनिया बायो फोर्टिफाइड की तरफ जा रही है, यानी कि हम फसलों को खुराक दे दें और वही फसलें जब हम खाएंगे तो वो सप्लीमेंट हमें नहीं लेने पड़ेंगे, वो हमारी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो उसको पूरा करते होंगे। जिंक है, आयरन है, इसके अलावा पोटाश और जितनी भी हमारी खादें हैं उनको हम अगर बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो हम प्रोडक्शन क्वांटिटी तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम मेयार भी लेंगे, उसकी क्वालिटी भी लेंगे, जिसका इंसानी सेहत पे अच्छा असर सही सही। सो कोई मैसेज होगा आपका किसानों के लिए? मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं आपका ये कामयाबी का सफ़र चल रहा है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कोई फ्यूचर प्लान आप शेयर करना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज चाहिए आप। जी, मैं अपने किसान भाई काश्तकार भाइयों से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि इस साल हमारी गंदम की फसल पे DAP का उन्होंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। DAP के कम इस्तेमाल से हमारी पूरे मुल्क की बिलखसूस और काश्तकार की आमदन, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। अब जिन दोस्तों ने पहला पानी जो बिजाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि DAP का मुकम्मल इस्तेमाल करें, कम से कम 2 बोरी इस्तेमाल करें। जिनका पहला पानी लग रहा है वो पहले पानी के साथ वो ड्रम में भी उसको दे सकते हैं और उसका छटा करके भी पानी लगा सकते हैं। तो ये DAP का इस्तेमाल के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि DAP का इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क को गंदम की इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। आप लोगों को भी उसकी ज़्यादा आमदनी होगी और आमदनी
जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं उसका आमदनी और उसके अखराजात का तखमीना अगर आप लगा के सही। चलेंगे तो यकीनन अच्छा business सही, कर सकते थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। Thank you। साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।